नमस्ते। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। यह एक स्वायत्त एवं सांविधिक संस्था है जिसका उद्देश्य भारत में मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन करना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख योगदान: 1. मानवाधिकारों की सुरक्षा। यह मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है और उचित कार्रवाई करता है। 2. स्वतः संज्ञान लेना। आयोग बिना किसी औपचारिक शिकायत के भी कार्रवाई कर सकता है। 3. संस्थानों का निरीक्षण। जेलों, बंदी गृहों, मानसिक संस्थानों आदि का निरीक्षण करता है ताकि वहां मानवाधिकारों का पालन हो। 4. सरकार को सिफारिशें। केंद्र व राज्य सरकार को मानवाधिकार सुधारों के लिए सुझाव देता है। 5. जनजागरूकता। कार्यशालाओं, सेमिनारों और प्रकाशनों के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाता है। 6. शोध एवं प्रशिक्षण। मानवाधिकारों पर शोध को प्रोत्साहित करता है और शिक्षा संस्थानों में मानवाधिकार शिक्षा का समर्थन करता है। 7. गैर सरकारी संगठनों का सहयोग NGOs के साथ मिलकर मानवाधिकार आंदोलन को मजबूत करता है। निष्कर्ष: NHRC भारत में नागरिकों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भले ही इसकी सिफारिशें बाध्यकारी न हों, परंतु उनका नैतिक और संवैधानिक महत्व अत्यधिक होता है। हाँ, मैं सहमत हूं कि संचार माध्यम या मीडिया मानव अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीडिया अन्याय, शोषण और मानवाधिकारों के उल्लंघन को उजागर करता है, जिससे जनचेतना बढ़ती है और शासन तंत्र पर दबाव बनता है कि वह दोषियों पर कार्रवाई करे। मीडिया पीड़ितों की आवाज बनकर उन्हें न्याय दिलाने में सहायक होता है। इसके साथ ही यह मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों पर लोगों को जागरूक भी करता है। हालांकि यह जरूरी है कि मीडिया निष्पक्ष, सत्य और जिम्मेदारी से कार्य करे। मानवाधिकार का अर्थ: मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। ये अधिकार जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की सुरक्षा करते हैं। मानवाधिकार सार्वभौमिक, अटल और कानून से ऊपर माने जाते हैं। मानवाधिकार एवं मूल अधिकारों में अंतर: मानवाधिकार वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। मूल अधिकार भारत के संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए अधिकार हैं। मूल अधिकार कानूनी रूप से लागू होते हैं, जबकि मानवाधिकार नैतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य होते हैं। शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। यह एक मौलिक अधिकार है। त्वरित विचारण अधिकार का अर्थ है कि किसी भी आरोपी व्यक्ति को शीघ्र और निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। यह अधिकार न्याय में देरी को रोकता है और आरोपी के मानवाधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान की धारा 21 के अंतर्गत यह अधिकार निहित है। सामाजिक और आर्थिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने की सुविधा प्रदान करते हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, समान मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल हैं। ये अधिकार व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार और भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व मानवाधिकारों के 2 पहलू हैं। भाग 3 व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि भाग 4 समाज में समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देता है, पर यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। दोनों भाग एक दूसरे के पूरक हैं और मिलकर एक समग्र मानवाधिकार संरचना प्रदान करते हैं। न्यायालयों ने कई बार भाग 4 के तत्वों को भाग 3 के अधिकारों की व्याख्या में सम्मिलित कर सामाजिक न्याय को बल दिया है। भाग 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। ये अधिकार न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय, जस्टिसेबल हैं, यानी कोई भी व्यक्ति इनके उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इनमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषाई और सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आदि शामिल हैं।
ये अधिकार व्यक्ति के नकारात्मक अधिकार, नेगेटिव राइट्स माने जाते हैं, यानी राज्य को नागरिक की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप से रोकते हैं। भाग 7 राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSPs। भाग 7 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है। ये सिद्धांत न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इन्हें अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता। ये राज्य को ऐसे नीतिगत दिशा निर्देश प्रदान करते हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है। ये सकारात्मक अधिकारों की ओर संकेत करते हैं, यानी राज्य को नागरिकों के कल्याण हेतु सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा देते हैं। पूरक प्रकृति भाग 3 और भाग 4 को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। जहां भाग 3 व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करता है, वहीं भाग 4 उस स्वतंत्रता और गरिमा को अर्थ प्रदान करने हेतु सामाजिक आर्थिक आधार सुनिश्चित करता है। व्यापक मानवाधिकार दृष्टिकोण केवल भाग 3 के अधिकार मानवाधिकारों की पूर्ण सुरक्षा नहीं करते। भाग 4 के तत्व जैसे शिक्षा का अधिकार, समान पारिश्रमिक, आजीविका के साधन आदि मानव जीवन की गरिमा के लिए आवश्यक हैं। न्यायिक प्रवृत्तियां सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर भाग 4 के तत्वों को भाग 3 के अधिकारों की व्याख्या में शामिल किया है। उदाहरण, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस में सर्वोच्च न्यायालय ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना। संवैधानिक संशोधन और समाकलन 86वां संशोधन जो 2002 में हुआ था, द्वारा शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया, जो पहले केवल नीति निदेशक तत्वों में था। निष्कर्ष, भाग 3 और भाग 4 के बीच का संबंध मानवाधिकारों के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। जहां भाग 3 न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है, वहीं भाग 4 कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करता है। दोनों को साथ मिलाकर देखा जाए तो वे भारतीय संविधान की उस आत्मा को प्रकट करते हैं जो प्रत्येक नागरिक को गरिमामयी जीवन जीने की संभावनाएं प्रदान करती है। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।